हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीरज स्टडी पॉइंट पर। तो आज की ये वीडियो सभी सेमेस्टर्स के लिए, हाँ सही सुन रहे हैं आप, सभी सेमेस्टर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SCEC के सब्जेक्ट पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन की, जो कि हर सेमेस्टर में और हर कोर्स में है। तो सही सुनने आपकी, हर सेमेस्टर और हर कोर्स में ये सब्जेक्ट है। तो हम आज इसके बारे में बात करेंगे, और जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपने वो अच्छे से प्रिपेयर कर लिए तो आपको अपने एग्जाम में वही सेम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। एंड एज यू नो, हम अपनी वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट कंटेंट ही पढ़ाते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बेसिकली जिन टॉपिक से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो सबसे पहले इसके सिलेबस की बात करते हैं। इस सब्जेक्ट में हमारे पास टोटल 5 यूनिट्स आएंगी। इसमें 5 टोटल लेसन है। पहले लेसन का नाम है कम्युनिकेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। इसमें हम कम्युनिकेशन की थ्योरी और उसकी प्रैक्टिस के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड यूनिट है बिजनेस राइटिंग एंड प्रेजेंटिंग अ पॉजिटिव इमेज, कि कैसे हम बिजनेस में एक पॉजिटिव इमेज सेट करते हैं और कैसे बिजनेस में हम फॉर्मल लेटर्स वेटर्स लिखते हैं। उसके बाद लेसन 3 है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन के टाइम पे जो बैरियर्स आते हैं कम्युनिकेशन में, उनके बारे में जानेंगे। फोर्थ लेसन है लीडरशिप टीम बिल्डिंग और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, कि कैसे एक लीडर को होना चाहिए, कैसे टीम बिल्डिंग की प्रोसेस क्या होती है, और अगर हमारे टीम में कोई कॉन्फ्लिक्ट आए तो उसको रिजोल्यूट कैसे किया जाएगा। और लेसन 5 है नेगोशिएशन स्किल्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ नेगोशिएशन, कि कैसे नेगोशिएशन करी जाती है, उसके लिए क्या क्या स्किल्स चाहिए होती है और क्या क्या उसकी स्ट्रेटजी होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका क्वेश्चन पेपर पैटर्न देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट का पेपर है, इस सब्जेक्ट का जो हमारा पेपर है, वो टोटल कितने मार्क्स का होगा, वो होगा हमारे 80 मार्क्स का। 80 मार्क्स का होगा और टाइम कितना चाहिए होगा, 2 आवर्स का होगा पेपर। तो फिर उसके बाद देखिए, अब इस क्वेश्चन पेपर में टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, 6 क्वेश्चन होंगे। और कैंडिडेट्स को कितने करने हैं, 4 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 6 होंगे और हमें उनमें से कोई 4 क्वेश्चन करने हैं। और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स का होगा। यानी कि आपको 2 घंटे में 4 क्वेश्चन करने हैं और हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा। ये हमारा इसका क्वेश्चन पेपर पैटर्न है। अब देखिए, अगर आपको ड्यू सोल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट चाहिए जल्दी से जल्दी, कि आपको किसी चीज़ में लेट ना हो जाए, जैसे असाइनमेंट की डेट होती है 1 हफ्ते की होती है, कहीं आप देखा नहीं, आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं आई, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और इन सभी का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहली यूनिट की, कम्युनिकेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, पहले जो उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो होगा एलेबोरेट ऑन एनी वन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, या फिर और क्या पूछ सकते हैं, वट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, मेंशन एनी 2 एग्जाम्पल टू इलिस्ट्रेट योर पॉइंट। यानी कि कम्युनिकेशन में फीडबैक की क्या इंपॉर्टेंस है और उसके 2 एग्जाम्पल दीजिए। मेंशन सम स्टेप्स टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के कुछ स्टेप्स बताइए। कमेंट ऑन द यूज ऑफ साइलेंस एज अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, सेटिंग एग्जाम्पल, कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम साइलेंस का यूज कैसे कर सकते हैं, एग्जाम्पल के साथ बताइए। और डिस्कस पैरल लैंग्वेज एंड इट्स वेरियस फीचर, की पैरल लैंग्वेज क्या होती है और उसके वेरियस फीचर्स क्या होते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद सुटेबल एग्जाम्पल बॉडी लैंग्वेज एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, की बॉडी लैंग्वेज क्या होती है और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है। या फिर और क्या पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन हाउ साइन सिग्नल एंड सिंबल आर यूज टू मेक कम्युनिकेशन इफेक्टिव, इलिस्ट्रेट विद 2 सुटेबल एग्जाम्पल, कि कैसे साइन सिग्नल और जो सिंबल है उनसे हमारी कम्युनिकेशन और ज़्यादा इफेक्टिव होगी, इसको 2 एग्जाम्पल देके समझाइए। या फिर शॉर्ट नोट लिखिए किस पे, 2 टाइप की नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे, या फिर विजुअल कम्युनिकेशन पे शॉर्ट नोट। अभी जितने भी क्वेश्चन हैं इन सभी के आंसर मैं आपको एक ही बारी में करा दूंगा, क्योंकि ये हमारे यूनिट 1 है कम्युनिकेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, और इसमें से ये सवाल पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं इनके आंसर हम किस तरीके से करेंगे। जब भी हम अपने आंसर को शुरू करेंगे ना पेपर में, तो सबसे पहले उसमें एक इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, कि कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग आइडियाज थॉट्स एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, कि मतलब कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, शेयरिंग, किस चीज़ की शेयरिंग, आइडिया थॉट और इन्फॉर्मेशन की, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यानी कि 2 लोगों के बीच में आइडिया थॉट और इन्फॉर्मेशन की शेयरिंग क्या होती है, कम्युनिकेशन होती है। अब इट हेल्प्स पीपल अंडरस्टैंड ईच अदर प्रॉपर्ली, अब ये हेल्प किस में करती है, कि लोग एक दूसरे को अच्छे से समझ सकें। अ कम्युनिकेशन मॉडल एक्सप्लेन हाउ कम्युनिकेशन हैपन स्टेप बाय स्टेप, कि कम्युनिकेशन मॉडल क्या एक्सप्लेन करता है, कि कैसे कम्युनिकेशन स्टेप बाय स्टेप होती है।
अब इसके एलिमेंट पे जाते हैं कि कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है कम्युनिकेशन में, हम देखेंगे कि एक सेंडर होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो, अब सेंडर क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो क्या करे, कम्युनिकेशन स्टार्ट करे, मतलब जिसने बातचीत स्टार्ट करी। सेकंड एलिमेंट क्या होगा, मैसेज। मैसेज का मतलब होगा कि कोई भी इंफॉर्मेशन, आइडिया या थॉट जिन्हें कि कम्युनिकेट किया जा रहा है, कि जो सेंडर है जिस चीज़ को वो कम्युनिकेट कर रहा है, चाहे वो इन्फॉर्मेशन हो, आइडिया हो या उसका कोई थॉट हो, उसे क्या बोलेंगे, मैसेज। अब ये जो मैसेज है हमारे माइंड में तो है, अब हम इसे अपने वर्ड्स में लिखेंगे, सिंबल्स में लिखेंगे या साइंस में लिखेंगे ना, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इनकोडिंग। इनकोडिंग मतलब जो हमारे पास मैसेज है उसे कन्वर्ट करना वर्ड्स, सिंबल्स या साइंस में, ये क्या होगा, इनकोडिंग। उसके बाद चौथा एलिमेंट जो है वो है चैनल या फिर मीडियम, यानी कि वो चीज़ जिसके द्वारा ये सेंट मैसेज भेजा जा रहा है, मतलब कि वो मीडियम जिसके द्वारा ये मैसेज भेजा जा रहा है, किसे, रिसीवर को। रिसीवर मतलब जो व्यक्ति मैसेज को रिसीव कर रहा है वो क्या होगा, रिसीवर। उसके बाद क्या होगा, अब जब रिसीवर उस मैसेज को सुनेगा या पढ़ेगा या देखेगा ना, तो वो उसे समझेगा, और उस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, डिकोडिंग। यानी कि प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मैसेज बाय द रिसीवर इज डिकोडिंग। अब नॉइस क्या होती है, अब देखो, एनी डिस्टर्बेंस दैट अफेक्ट द प्रॉपर कम्युनिकेशन, यानी कि ऐसी कोई भी डिस्टर्बेंस जो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन को होने में इफेक्ट करती है, उसे क्या कहेंगे हम, नॉइस। अब ये नॉइस देखो कौन कौन से उसको होती है, इनकोडिंग में हो सकती है, मतलब कि हम अपने आइडिया को सही शब्दों में नहीं बता पाए या सही सिंबल से नहीं बता पाए। चैनल मीडियम में हो सकती है कि हमने लेटर लिखा उसे बहुत टाइम लग गया, या फिर कॉल आ रही है सिग्नल नहीं आ रहे कॉल में हमारे, या फिर नेट नहीं चल रहा, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, नॉइस होंगी। या फिर रिसीवर जहाँ पे है वहाँ पे वो सही से पढ़ नहीं पाया, या फिर उसे सही से सुनाई नहीं दिया, शोर हो रहा था, वो सब भी नॉइस आएगी। और डिकोडिंग में कि वो जो रिसीवर है वो सही से समझ नहीं पाया मैसेज को, ये भी नॉइस होगी। अब ये सारे जब चीज़ें हो जाएंगी, उसके बाद जो लास्ट एलिमेंट है वो क्या है, फीडबैक है। फीडबैक का मतलब क्या होता है, द रिस्पॉन्स गिवन बाय द रिसीवर टू द सेंडर, कि सेंडर ने मैसेज भेजा, रिसीवर ने डिकोड करा, सुना, समझा, उसके बाद रिसीवर ने जो रिस्पॉन्स दिया, यानी कि सेंडर के मैसेज पे जो रिसीवर का रिस्पॉन्स था, उसे क्या कहेंगे, फीडबैक। कि उसने मेरे से बोला और भाई कैसा है, अब मैंने सुना, रिसीव करा, डिकोड करा, मैंने बोला हाँ भाई बढ़िया, तो जो हाँ भाई बढ़िया मैंने बोला वो था फीडबैक। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम क्या देखेंगे, एकदम अच्छे से देखते हैं सबको। सबसे पहले सेंडर। सेंडर मैंने आपको बताया, द सेंडर इज द पर्सन हु स्टार्ट्स कम्युनिकेशन, द सेंडर गिव्स इंफॉर्मेशन और आइडियाज टू अदर पर्सन। ये सेंडर कौन सा आदमी होता है, कौन सा पर्सन होता है, कौन सा व्यक्ति होता है जो कम्युनिकेशन को स्टार्ट करे, यानी कि सेंडर वो है जो इंफॉर्मेशन और आइडिया दूसरे व्यक्ति को दे रहा है। अब जो गुड कम्युनिकेशन है ना, वो किस पर डिपेंड करती है, कि जो सेंडर है वो अपने मैसेज को कितने क्लियरली एक्सप्लेन कर पा रहा है। अब सेकंड एलिमेंट क्या होगा, मैसेज। मैसेज क्या है, इंफॉर्मेशन, आइडिया जो कि शेयर हो रहा है। अब ये बोला भी जा सकता है, ये लिखा भी जा सकता है, या फिर साइन और सिंबल के द्वारा दिखाया भी जा सकता है। अब जो मैसेज है ना वो एकदम सिंपल और एकदम क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सामने वाले को, रिसीवर को कंफ्यूज भी कर दे। अब देखो इनकोडिंग। इनकोडिंग का मतलब क्या है, कि जो हमारे थॉट हैं, जो हम सोच रहे हैं बोलने की, उसको वर्ड्स या फिर सिंबल में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है ना, उसे क्या कहेंगे हम, इनकोडिंग कहेंगे। कि जो सेंडर है वो क्या चूज कर रहा है, प्रॉपर लैंग्वेज और एक्सप्रेशन चूज कर रहा है मैसेज भेजने से पहले। अब एक गुड इनकोडिंग क्या करती है, जो कम्युनिकेशन है उसे इजी टू अंडरस्टैंड बनाती है। उसके बाद चौथा एलिमेंट क्या था, चौथा एलिमेंट था हमारा चैनल या फिर मीडियम। तो चैनल और मीडियम होता है ना, वो क्या होता है, वो रास्ता जिसके थ्रू जो मैसेज है वो भेजा जा रहा है। अब वो एक फ़ोन मेल भी हो सकती है, फ़ोन कॉल भी हो सकती है, ईमेल भी हो सकती है, या फिर फेस टू फेस जब हम बात करते हैं वो भी हो सकता है। अब जो एक करेक्ट मीडियम है ना, मतलब कि जो हम बात करने वाले हैं उस बात के लिए एकदम करेक्ट मीडियम क्या होगा, ये डिसाइड करना भी हमारी कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा रिसीवर। यानी कि सबसे पहले सेंडर, उसने मैसेज तैयार किया मन में, फिर उसे इनकोड किया, फिर चैनल के द्वारा उसे भेजा। अब अगला क्या आया, रिसीवर। यानी कि वो व्यक्ति जो मैसेज को, जिस तक मैसेज जा रहा है, यानी कि जो रिसीवर है जिसको मैसेज मिल रहा है, सेंडर ने जो मैसेज भेजा है वो किसे मिल रहा है, रिसीवर को। द रिसीवर इज द पर्सन हु गेट्स द मैसेज। अब जो रिसीवर है ना वो इंफॉर्मेशन को केयरफुली लिसन करता है या फिर रीड करता है। अब एक कम्युनिकेशन तभी सक्सेसफुल होती है जब जो रिसीवर है ना वो मैसेज को करेक्टली अंडरस्टैंड करता है।
उसके बाद तो अंडरस्टैंड कहाँ से करेगा, डिकोडिंग से। डिकोडिंग का मतलब है कि अंडरस्टैंडिंग द मैसेज बाय द रिसीवर, कि जो मैसेज रिसीवर ने भेजा है ना, रिसीवर को जो मैसेज मिला है वो उसे अच्छे से समझे, जो रिसीवर है वो उन मीनिंग उसकी मीनिंग को सही से समझे। तो उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद जो अगला एलिमेंट है वो है नॉइस। नॉइस का मतलब क्या होता है, नॉइस मतलब कोई भी ऐसी चीज जो कि कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करती है, यानी कि जिससे जो कम्युनिकेशन है ना उसको डिस्टरबेंस होती है। अब ये कुछ भी हो सकता है, ये लाउड साउंड भी हो सकता है कि मतलब जहाँ पे हम बात कर रहे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा साउंड है, बहुत तेज आवाज़ है। अनक्लियर वर्ड्स मतलब कि जो सेंडर है वो सही से बोल नहीं रहा, वर्ड्स उसके क्लियर नहीं है। या फिर पुअर इंटरनेट कनेक्शन, जैसे कि हम कॉल कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारा नेटवर्क नहीं आ रहे। अब जो नॉइस है ना वो एक कम्युनिकेशन में कॉन्फ्यूज़न और उसे नेगेटिवली इफेक्ट करती है। उसके बाद लास्ट एलिमेंट क्या है हमारा, फीडबैक। यानी कि फीडबैक जो कम्युनिकेशन का है ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो रिसीवर है ना अब वो सेंडर बन जाएगा। यानी कि सेंडर ने रिसीवर को जो मैसेज भेजा था ना उसका रिस्पॉन्स जब रिसीवर देगा उसे क्या कहेंगे, फीडबैक। अब फीडबैक क्या हेल्प करता है, सेंडर को हेल्प करता है समझने में कि जो मैसेज उसने भेजा था वो करेक्टली अंडरस्टूड हुआ या फिर नहीं हुआ। अब जो फीडबैक है ना वही हमारी कम्युनिकेशन को एक टू वे प्रोसेस भी बनाता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि फीडबैक की इंपॉर्टेंस लिखेंगे कि इसमें कम्युनिकेशन में। अब देखो फीडबैक की इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहला है हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग। कैसे, क्योंकि जो फीडबैक है ना वो सेंडर की हेल्प करेगा क्या जानने में, ये जानने में कि जो रिसीवर है उसे मैसेज प्रॉपरली समझ आया या फिर नहीं आया। और ये किस में हेल्प करता है, ये कन्फ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग को हटाने में भी हेल्प करता है। अब सेकंड इंपॉर्टेंस क्या होगी फीडबैक की, इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल। यानी कि जो फीडबैक है ये लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। उनकी स्पीकिंग स्किल, उनकी लिसनिंग स्किल और उनकी राइटिंग स्किल्स तीनों को ही क्या करता है, इम्प्रूव करता है। ये क्या दिखाता है, हमारे मिस्टेक्स दिखाता है और उन एरियाज को हाईलाइट करता है जहां हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और ये हमारी फ्यूचर कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है हमारे गैप्स कहाँ पे, हमारी मिस्टेक्स कहाँ हो रही है और हम उसे इम्प्रूव करते हैं। उसके बाद जो थर्ड है, थर्ड इंपॉर्टेंस क्या है, वो है मेक्स कम्युनिकेशन टू वे। कि जो फीडबैक है ना उस अगर फीडबैक नहीं होगा तो जो कम्युनिकेशन है वो खाली वन वे ही रह जाएगी। यानी कि सेंडर ने बोला बोला बोला, रिसीवर ने फीडबैक ही नहीं दिया, अब कम्युनिकेशन एक ही वे हो रही है कि सेंडर बोल रहा, रिसीवर सुन रहा है। समझ नहीं आ रहा किसी को भी कि वो सही समझ रहा है या नहीं समझ रहा, या जो सेंडर बोलना चाह रहा है रिसीवर वही समझ रहा है। तो ऐसे कम्युनिकेशन को ये टू वे बनाता है क्या, फीडबैक। अब फीडबैक क्या अलाउ करता है कि जो दोनों सेंडर और रिसीवर दोनों है वो एक दूसरे से क्या कर सकें, इंटरेक्ट कर सकें, जिससे कि जो अंडरस्टैंडिंग और कनेक्शन है वो और ज़्यादा बेटर बिल्ड हो। उसके बाद और इम्पोर्टेंस क्या है, एक अगली इम्पोर्टेंस है बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन। यानी कि जो फीडबैक है वो व्यक्ति का कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन बिल्डअप करता है। यानी कि जो पॉजिटिव फीडबैक होता है ना वो क्या इंकरेज करता है, लोगों को इंकरेज करता है और उनका कॉन्फिडेंस इससे बढ़ता है। ये उनको किस चीज़ में मोटिवेट करता है कि वो और अच्छा परफॉर्म करें और कम्युनिकेट और ओपनली करें। अब इसीलिए जो गुड फीडबैक है ना वो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। अब अगली का इंपॉर्टेंस है कि मिसअंडरस्टैंडिंग को भी रिड्यूस करता है। अंडरस्टैंडिंग को तो बढ़ाता ही है और मिसअंडरस्टैंडिंग को भी रिड्यूस करता है, क्योंकि फीडबैक से क्या चलता है पता, कि जो सेंडर है उसे पता चल जाता है कि मैंने जो बात बोली क्या वो सही से समझ आई या फिर नहीं आई, और अगर नहीं आई तो वो उसे उसी टाइम सही से समझा देगा। तो ये क्या इंश्योर करता है कि जो रिसीवर है उसे मैसेज सही से समझ आए, जिससे कि कन्फ्यूजन और मिस्टेक्स ना हो या फिर कम हो। अब अगला, अब जो फीडबैक है ना वो डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है, क्योंकि ये क्या करता है, यूजफुल इन्फॉर्मेशन और ओपिनियंस लाता है। जैसे कि मैंने किसी को बोला भाई मैं ना एक बाइक ले रहा हूँ, होंडा की ले रहा हूँ। अब वो मेरे को क्या ओपिनियन देगा, वो फीडबैक में क्या देगा, अपनी ओपिनियन देगा। क्या ओपिनियन देगा, भाई होंडा तो अच्छी कंपनी नहीं है, तो एक काम कर कोई और सी बाइक ले ले। या फिर कार की अगर बात हो रही है तो मैं बोलूँगा मैं तो ये कार ले रहा हूँ, वो कहेगा नहीं नहीं इस कार में ना ऐसा नहीं है, तेरे को फैमिली वाइज चाहिए तो ये वाली कार ले ले। इसीलिए ये यूजफुल इन्फॉर्मेशन और ओपिनियंस भी लाता है, जिससे जो पीपल और ऑर्गेनाइजेशन है ना वो बेटर डिसीजन ले पाते हैं। अब फीडबैक क्या है, वो प्लानिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी हेल्प करता है, क्योंकि जब बहुत सारे लोग बैठ के किसी प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे होंगे ना तो सभी की ओपिनियन और सभी की इन्फॉर्मेशन आएगी, जिससे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छे से हो पाएगी। अब आगे बढ़ते हैं और क्या है इसमें, देखेंगे कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन।
कम्युनिकेशन के टाइप क्या होते हैं। अब दो मेन टाइप तो वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सबको पता ही है। अब देखते हैं वर्बल कम्युनिकेशन क्या होते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन वो होती है जिसमें जो कम्युनिकेशन है वो किसके थ्रू हो रही है, वर्ड्स के थ्रू हो रही है। यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन इज द मीन्स कम्युनिकेशन थ्रू वर्ड्स, यानी कि ऐसी कम्युनिकेशन जो वर्ड्स के थ्रू हो रही है। इट कैन बी स्पोकन और रिटन, यानी कि ये बोली हुई भी हो सकती है और लिखी हुई भी हो सकती है। पीपल यूज लैंग्वेज टू एक्सप्रेस आइडियाज फीलिंग एंड इन्फॉर्मेशन क्लियरली। इसमें जो लोग हैं वो किसका यूज़ करते हैं, लैंग्वेज का यूज़ करते हैं अपने आइडिया फीलिंग और इन्फॉर्मेशन को क्लियरली एक्सप्रेस करने के लिए। अब वर्बल एजुकेशन जो है, कम्युनिकेशन जो है, वर्बल कम्युनिकेशन, इसके टू टाइप्स होते हैं। पहला है ओरल कम्युनिकेशन और दूसरा है रिटन कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन का मतलब तो सबको पता ही है, वो कम्युनिकेशन जिसमें जो कम्युनिकेशन है वो बोल के हो रही है, यानी कि स्पीकिंग के थ्रू हो रही है। अब इसमें क्या होता है, स्पीचेस, फोन कॉल्स, मीटिंग्स, ये क्या हेल्प करता है लोगों को इन्फॉर्मेशन क्विकली शेयर करने की और इमीडिएट फीडबैक में हेल्प करता है। इसका एग्जांपल क्या है कि हम अपनी क्लास में बच्चों से बात कर रहे हैं या फिर अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, ये किस चीज़ का एग्जांपल होगा, ओरल कम्युनिकेशन का। अब रिटन कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, ऐसी कम्युनिकेशन जो रिटन वर्ड्स के थ्रू हो रही है उसे क्या कहेंगे हम, रिटन कम्युनिकेशन। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें होता है लेटर, ईमेल, नोटिस और रिपोर्ट्स। ये क्या करते हैं, एक इन्फॉर्मेशन का परमानेंट रिकॉर्ड रखता है, यानी कि ये बात हुई थी, इसका हमारे पास रिकॉर्ड है क्योंकि उसने हमें लिख के भेजा है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ईमेल या फिर कोई लेटर। अब दूसरी कम्युनिकेशन किस टाइप की होती है, दूसरी होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है जिसमें कम्युनिकेशन किसके थ्रू होती है, बिना किसी वर्ड्स के थ्रू होती है। इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, साइंस एंड बॉडी मूवमेंट। यानी कि हम कैसे जेस्चर दे रहे हैं, अपने हाथ को कैसे हिला रहे हैं, कैसे मतलब अपने फेशियल एक्सप्रेशन हम कैसे दे रहे हैं, हम कौन से साइंस यूज़ कर रहे हैं और हमारी बॉडी मूवमेंट क्या है, इससे जो कम्युनिकेशन होती है उसे कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यानी कि जैसे मेरे दोस्त ने मुझसे बोला कि खाना खाएगा क्या अभी से, और मैंने अपनी मुंडी हिला के बोल दिया, तो वो समझ गया कि ये तो मना कर रहा है, तो ये खाना अभी नहीं खाएगा। तो ये कौन सी कम्युनिकेशन हुई, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, क्योंकि मैंने उसे बोला तो कुछ नहीं, लेकिन अपने बॉडी मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशन और जेस्चर्स के जरिए उसे बता दिया कि मैं खाना अभी नहीं खाऊंगा। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या होते हैं, पहला होता है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज मतलब ओवरऑल हमारी जो बॉडी के मूवमेंट्स और एक्शन होते हैं ना, जो हमारी फीलिंग और एटीट्यूड को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, उसे कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। अब सेकेंड होगा फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन क्या होता है, जो हम अपने फेस पे अपने इमोशंस दिखाते हैं ना, उसे फेशियल एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे कि हैप्पीनेस, जब हम हैप्पी होते हैं तो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन कैसे होते हैं, हम स्माइल कर रहे होते हैं, एकदम खुश होते हैं, ग्लो कर रहा होता है हमारा चेहरा। जब सैड होते हैं तो स्माइल नहीं कर रहे होते, एंगर होते हैं तो हम अलग ही दिखता है हमारा चेहरा, और सरप्राइज होते हैं तो भी हमारा चेहरा एकदम अलग दिखता है। तो फेशियल एक्सप्रेशन भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक टाइप है। अब आई कॉन्टैक्ट, अब जो आई कॉन्टैक्ट है वो क्या दिखाता है कि हम किसी कम्युनिकेशन में, किसी कम्युनिकेशन के दौरान हमारा उस पर कितनी अटेंशन दे रहे हैं, कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, हमारा कॉन्फिडेंस क्या और हमारी ऑनेस्टी क्या है, ये सारी चीज़ें किससे पता चलती हैं, आई कांटेक्ट से। तो ये भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का टाइप है। उसके बाद आते हैं जेस्चर। जेस्चर में क्या होता है, इट इंक्लूड हैंड मूवमेंट एंड अदर एक्शन टू एक्सप्रेस फीलिंग्स एंड आइडियाज़। यानी कि हमारे जो हैंड के मूवमेंट्स होते हैं या फिर और कोई एक्शन होते हैं जिससे हमारे आइडिया और फीलिंग्स के बारे में पता चले, उसे क्या कहते हैं, जेस्चर कहते हैं। इनमें हम किसी में भी नहीं बोलते, लेकिन सब में हम अपनी बात सामने वाले को कह देते हैं। उसके बाद है पोस्चर। अब जो हमारा पोस्चर है, बैठने का, खड़े होने का, या फिर जब हम चलते हैं उसका, तो ये क्या दिखाता है, हमारा एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस दिखाता है। किसके ज़रिए, उस वे के ज़रिए जिसमें हम बैठते हैं, खड़े होते हैं या फिर चलते हैं। अब आती है पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज मतलब टोन ऑफ वॉइस, पिच, वॉल्यूम, स्पीड ऑफ स्पीच, पॉज, प्रोनाउंसिएशन। यानी कि जब हम बोलते हैं तो उस टाइम हमारे जो वर्ड्स हैं उसमें जो मीनिंग आती है ना, वो किसके थ्रू आती है, पैरा लैंग्वेज के थ्रू। यानी कि जैसे मेरे से किसी ने पूछा तू खाना खाएगा, मैं बोलूँगा नहीं यार अभी नहीं खा रहा। अब ये एकदम अलग है। अब किसी ने मेरे से पूछा खाना खाएगा क्या, मैं बोलूँगा नहीं खा रहा ना यार, क्यों दिमाग खराब कर रहा है। तो इन दोनों में जो अंतर है कि पता चल गया ना कि पहले में एकदम नॉर्मली बोला और सेकंड वाले में एकदम गुस्से में बोला। तो ये कैसे पता चला, मेरी टोन से, मेरी पिच से, मेरी वॉल्यूम से, मेरे पॉज और प्रोनाउंसिएशन से। तो इसे क्या कहेंगे हम, पैरा लैंग्वेज। और उसके बाद क्या होगा, लास्ट होगा विजुअल कम्युनिकेशन।
विजुअल कम्युनिकेशन क्या होती है, जो हम साइंस या फिर सिंबल के द्वारा दिखाते हैं, चार्ट्स या फिर ग्राफ्स के द्वारा दिखाते हैं, पिक्चर या फिर पोस्टर या फिर वीडियो और प्रेजेंटेशन के द्वारा दिखाते हैं, उसे कहते हैं विजुअल कम्युनिकेशन। या जैसे कि हमारे ट्रैफिक जो सिग्नल होते हैं उसमें हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो रही है, क्योंकि रेड लाइट पे कोई हमें बोलता तो नहीं है ना कि रुक जाओ, लेकिन वहाँ पे कौन सी कम्युनिकेशन हो रही थी, विजुअल कम्युनिकेशन, क्योंकि हमें पता है कि रेड बत्ती अगर हो गई तो इसका मतलब क्या है कि रुक जाओ, जहाँ पे स्टॉप का साइन है यानी कि वहाँ पे हमें रुकना है। अब हमें बोल तो कोई नहीं रहा ना रुकना है, लेकिन हमें पता है कि हमें रुकना है, तो वो विजुअल कम्युनिकेशन हो गया। अब देखते हैं आगे और क्या होगा। उसके बाद फीचर क्या होता है पैरा लैंग्वेज के, टोन ऑफ वॉइस, कि हम जो बोल रहे हैं उसमें फीलिंग दिखती है, उसमें इमोशन दिखता है, हैप्पीनेस, एंगर, सैडनेस या फिर पोलाइटनेस। अब जो एक पॉजिटिव टोन है ना, वो हमारी कम्युनिकेशन को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाती है। उसके बाद आता है पिच। पिच का मतलब है कि हमारी जो वॉइस है वो कितनी ज़्यादा हाई या फिर कितनी ज़्यादा लो है। हाई का मतलब होता है कितना हम तेज बोल रहे हैं, यानी कि एकदम पतली सी आवाज़ में बोलते हैं तो हाई होता है, और लो का मतलब एकदम भारी सी आवाज़ में बोलते हैं, जैसे हेलो, ऐसा हेलो, ऐसे, तो ये पिच होती है। उसके बाद वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब हम कितना तेज बोल रहे हैं और कितना सॉफ्ट बोल रहे हैं, तेज और सॉफ्ट, ऐसे जो इसका ये होता है वॉल्यूम होती है। उसके बाद स्पीड क्या होती है, स्पीड मतलब हम कितना फास्ट बोल रहे हैं, कितना फास्ट बोल रहे हैं, कितना फास्ट बोल रहे हैं, और कितना स्लो बोल रहे हैं, कितना आराम से बोल रहे हैं, ये हमारे स्पीड में आ गई। उसके बाद पॉज है। पॉज का मतलब कि हम अपने वर्ड्स को बोलते टाइम बीच में कितनी वो ले रहे हैं, कितना गैप ले रहे हैं। जैसे कि अब मैं बोल रहा हूँ कि सुनो, मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा नाम सुमित है, और मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा नाम सुमित है। अब पॉज से भी हमारी जो इस कम्युनिकेशन है उस पर इफेक्ट पड़ता है। अगर मैं सही से पॉज लूँगा तो मेरी बात सही से लोग समझ पाएंगी। प्रोनाउंसिएशन। अब प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, जो वर्ड्स हैं उनको करेक्टली और क्लियरली बोलना। और गुड प्रोनाउंसिएशन क्या करता है, अंडरस्टैंडिंग और को इम्प्रूव करता है और कन्फ्यूजन को अवॉइड करता है। जैसे कि मैंने बोला मैं एक पोएम सुनना चाहता हूँ, वैसे तो पोएम भी सही है, लेकिन अब क्या होता है कई सारे लोग उसे पोम बोलते हैं कि मैं एक पोम सुनना चाहता हूँ, तो ये प्रोनाउंसिएशन में अंतर आ गया। उसके बाद देखते हैं, अब आ गई विजुअल कम्युनिकेशन। अब विजुअल कम्युनिकेशन क्या होती है, ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें पिक्चर्स, चार्ट, साइंस और सिंबल्स का यूज़ किया जाता है, किस लिए, इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन सिंपल और अट्रैक्टिव लगती है। जैसे कि ट्रैफिक साइन, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये लोगों को गाइड करते हैं बिना कुछ कहे। अब टाइप्स ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन, की विजुअल कम्युनिकेशन के टाइप क्या होते हैं, पहला है साइन और सिंबल, दूसरा है चार्ट और ग्राफ, तीसरा है पिक्चर एंड पोस्टर, और चौथा है वीडियो एंड प्रेजेंटेशन। कि कैसे ये सारी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, कि कैसे साइन और सिंबल से हमें अलग ही पता चल जाता है, जैसे नो स्मोकिंग का साइन दिख रहा है, डेंजर का साइन दिख रहा है। चार्ट्स और ग्राफ में पता चल जाता है, जैसे कि हम कहीं की पॉपुलेशन देख रहे हैं तो बिना बताए भी हमें पता चल जाएगा किसी की चार्ट को और किसी भी ग्राफ को देख के कि कितनी सालों में उनकी बढ़ी है, या फिर किसी चीज़ का कितना परसेंट कौन सी मतलब किसी जगह पे कितने परसेंट कौन से लोग रहते हैं। उसके बाद पोस्टर से क्या होता है, पता चलता है कि भाई वाटर बचाना है, जैसे इसमें सोई वाटर सेव लाइफ लिखा है कि बिना वाटर के हमारी लाइफ भी कुछ खास नहीं है। वीडियो एंड प्रेजेंटेशन क्या होता है, प्रेजेंटेशन का मतलब जिसमें बिना, जैसे मैं अगर आप नहीं भी बोलूँगा तो भी आप इन चीज़ों को पढ़ के समझ जाओगे कि इसमें आपको क्या करना है। तो ये एक तरीके से क्या हो गई, नॉन वर्ब विजुअल कम्युनिकेशन हो गई। जैसे कि हम नीचे वाला जो इसमें पार्ट है जिसमें इंपॉर्टेंस ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन है या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ साइन, सिग्नल एंड सिंबल है, अगर मैं आपको नहीं भी बोलूँ तो भी आप ये पढ़ के समझ जाओगे कि इसमें क्या बताया गया है। तो ये क्या हो गया, विजुअल कम्युनिकेशन हो गया, किसके द्वारा, वीडियो या फिर प्रेजेंटेशन के द्वारा। अब देखो इंपॉर्टेंस में क्या आएगा विजुअल कम्युनिकेशन की, ईजी अंडरस्टैंडिंग, कि भाई इन्फॉर्मेशन सिंपल और क्लियर होती है इसलिए लोग आसानी से समझ जाते हैं। अट्रैक्टिव कम्युनिकेशन, अब पिक्चर है, कलर है, डिज़ाइन है अलग अलग, तो कम्युनिकेशन और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, ये लोगों की अटेंशन को भी ग्रैब अच्छे से करेंगे। बेटर मेमोरी, अब जो लोग देख के सीखते हैं ना, मतलब जैसे अगर कुछ अट्रैक्टिव सा देखेंगे किसी चीज़ के बारे में तो वो उन्हें ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा, मतलब कि उनकी रिटेंशन तो बढ़ेगी बढ़ेगी और मेमोरी भी बढ़ेगी, आसानी से समझ भी आ जाएगा। और ये एक तरीके से टाइम भी सेव करता है। जैसे कि ये ट्रैफिक सिग्नल पे हमारी रेड लाइट हो गई तो सबने देख लिया भाई रेड लाइट हो गई, इसका मतलब कि रुकना है। अब अगर कोई आदमी वहाँ पे खड़े होकर बोलेगा कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तो फिर सबको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। या फिर ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं जहाँ पे कहीं पर सिग्नल खराब हो जाता है तो बस एक हाथ दिखाते हैं यूँ सामने को रोकने के लिए और जाने के लिए ऐसे इशारा करते हैं जाओ जाओ, तो वो भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, विजुअल कम्युनिकेशन है। उसके बाद अगला है यूजफुल फॉर एवरीवन, कि ये किसी भी भाषा के लोग समझ सकते हैं। अब जो नो स्मोकिंग वाला साइन है, अभी चाहे आप इंडिया में लगाओ, चाहे अफ्रीका में लगाओ, चाहे चाइना में लगाओ, सब लोग समझ जाएंगे साइन का मतलब है नो स्मोकिंग जोन। तो इसमें किसी को भी लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं पड़ता। आप देख रहे हैं मेरा चैनल वीरे स्टडी पॉइंट।
और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है कि हम एक बहुत सक्सेसफुल रेस्टोरेंट के मैनेजर हैं। अब हमें एक लेटर ऑफ अप्रिसिएशन लिखना है किसे, अपने स्टाफ मेंबर्स को उनके डेडिकेशन और हार्डवर्क के लिए, किसके टूवर्ड्स, रेस्टोरेंट के जो टूवर्ड्स है, और उनको मोटिवेट करना है कि अपना गुड वर्क ऐसे ही कंटिन्यू रखो। अब इसमें क्या है, बिजनेस राइटिंग एंड प्रेजेंटिंग अ पॉजिटिव इमेज, कि अगर आप एक बिजनेस के मैनेजर हैं, यानी कि एक रेस्टोरेंट के मैनेजर हैं, तो बिजनेस ही एक तरीके से वो रेस्टोरेंट, तो आप कैसे वहाँ पर फॉर्मल राइटिंग करेंगे या फिर अपनी एक पॉजिटिव इमेज कैसे क्रिएट करेंगे अपने स्टाफ मेंबर्स के सामने। तो देखो इसका आंसर मिलेगा आपको पीडीएफ नोट्स में, जिसका लिंक कहाँ है, डिस्क्रिप्शन में। तो आप वहाँ से जाके पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट चाहिए तो नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस बनाने के लिए। और जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता ही होगा, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट की वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत और 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को ला सकें। और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, डिस्क्राइब द एलिमेंट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, कि ऐसे एलिमेंट्स बताओ जो एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन को कॉन्स्टिट्यूट करें, या फिर एक्सप्लेन द फॉलोइंग सुटेबल एग्जांपल फीचर ऑफ एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, कि एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के फीचर क्या होंगे एग्जांपल के साथ बताओ। या फिर शॉर्ट नोट किस पे लिखो, फीचर ऑफ इफेक्टिव प्रेजेंटेशन पे शॉर्ट नोट्स लिखो। अब इसका आंसर कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको पता ही है अपने आंसर में हमें क्या लिखना होता है, सबसे पहले लिखना होता है इंट्रोडक्शन। अब इसमें हमसे पूछा है कि इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के एलिमेंट क्या होते हैं, उसके फीचर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में किसके बारे में बताएंगे, प्रेजेंटेशन के बारे में, कि प्रेजेंटेशन क्या होता है। अब देखो प्रेजेंटेशन क्या होता है, अ प्रेजेंटेशन इज अ वे ऑफ शेयरिंग आइडियाज, इंफॉर्मेशन ऑफ ओपिनियन इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस, की एक ऑडियंस के सामने अपने आइडियाज, इन्फॉर्मेशन या ओपिनियन को शेयर करना क्या होता है, प्रेजेंटेशन होता है। और अफेक्टिव प्रेजेंटेशन क्या होता है, अफेक्टिव प्रेजेंटेशन हेल्प पीपल अंडरस्टैंड द टॉपिक क्लियरली एंड कीप द ऑडियंस इंटरेस्टेड, यानी कि ऐसी प्रेजेंटेशन जिसमें आप लोगों को सही से समझा पा रहे हो क्लियरली, और उनके आपने अटेंशन को भी ग्रैब करा हुआ है, उनको इंटरेस्टेड रखा हुआ है, वो एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन होगी। अब गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस एंड प्रॉपर प्लानिंग आर इंपॉर्टेंट फॉर अ सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन। एक सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं, कॉन्फिडेंस, प्रॉपर प्लानिंग। अब देखो, अब इसके एलिमेंट और फीचर पे बात करते हैं कि इसके क्या फीचर और क्या एलिमेंट है इफेक्टिव प्रेजेंटेशन की। सबसे पहला तो क्लियर ऑब्जेक्टिव, कि हम जिस टॉपिक पे प्रेजेंटेशन बना रहे हैं उसके हमें ऑब्जेक्टिव पता हो, हमें पता हो कि इस प्रेजेंटेशन से हमें सामने वाले को क्या बताना है या फिर क्या सिखाना है, कि हमारी प्रेजेंटेशन का पर्पस क्या है, जिससे कि हम फोकस रहें और हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो भी एकदम ट्रैक पे रहे। उसके बाद है प्रॉपर प्रिपरेशन, यानी कि उस टॉपिक पे जिस पे हम प्रेजेंटेशन देने वाले हैं उसको थोरोली रिसर्च करना, उसका जो कंटेंट है उसे वेल ऑर्गेनाइज रखना और अपनी प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस करते रहना। उसके बाद सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज, कि मतलब जो भी हम बोलेंगे उसे एकदम सिंपल वर्ड्स और शॉर्ट सेंटेंसेस में बताना है, जिससे कि लोगों को समझने में आसानी हो और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो। उसके बाद क्या है, कॉन्फिडेंस एंड गुड बॉडी लैंग्वेज, कि हमें अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट रखना है और अपनी बॉडी लैंग्वेज को एकदम अच्छे से मेंटेन करना है, यानी कि हमें आई कांटेक्ट मेंटेन करना है, स्ट्रेट खड़े होना है और नेचुरल जेस्चर्स का यूज़ करना है, जिससे कि लोगों को लगे कि जिससे कि लोगों को पता चले कि हम कॉन्फिडेंस में हैं और हमारे ऑडियंस इंगेज्ड रहे। उसके बाद प्रॉपर वॉइस मॉड्यूलेशन, प्रॉपर वॉइस मॉड्यूलेशन, हम प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करते टाइम अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन का ध्यान रखें, जैसे कि कभी कभी अपनी आवाज़ को बदल लें। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ अभी, कि मैं एक कहानी सुनाता हूँ, जैसे कि मेरा एक समय की बात है, एक राजा हुआ करता था और उसी के दरबार में एक नौकर भी रहता था। कैसे मेरी वॉइस चेंज हो रही है एक स्टोरी में, वो हमारी वॉइस मॉड्यूलेशन है, जिससे कि ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब हो। जैसे कि शेर दहाड़ा और उसने चूहे से बोला,
तो ये सारी चीज़ें जो हमारी हैं वॉइस मॉड्यूलेशन में आती है। उसके बाद जो सिक्स्थ है वो है विजुअल एड्स। विजुअल एड्स में क्या होगा कि हम अगर सामने वाले को प्रेजेंट कुछ कर रहे हैं तो वो उसे विजुअली भी दिखाई दे। तो इसमें हम किसका यूज़ करेंगे, स्लाइड, चार्ट्स, इमेज, वीडियोस या फिर डायग्राम का, अपने पॉइंट्स को बेटरली एक्सप्लेन करने के लिए। उसके बाद ऑडियंस इंटरेक्शन, कि अपनी प्रेजेंटेशन देते टाइम हम ऑडियंस से इंटरेक्ट भी करें। ये नहीं कि हम बोलते जा रहे हैं और ऑडियंस सुनते जा रही है, हमें उनसे सवाल भी पूछना है। जैसे कि हम किसी एक स्टोरी की प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो हम पूछेंगे, बताओ बच्चों अब आपको ये स्टोरी कैसी लगी, आपको क्या लगता है क्या शेर चूहे को मार देगा या फिर चूहा उसे चकमा दे के भाग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, ऑडियंस इंटरेक्शन में आएंगी। या फिर अगर मैंने आपको जैसे ही प्रेजेंटेशन करा दी, मैंने आपको ये वीडियो पढ़ा दी, उसके बाद मैं आपसे बोलूँगा कि आप मेरे को कमेंट में बताओ कि आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो बताओ, या फिर ये वीडियो कैसी लगी वो बताओ, या फिर अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए वो बताओ। तो उसमें मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, आप मेरे को आंसर दे रहे हो सब, मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूँ और बोलूँ कि इसका आंसर आप कमेंट में दो, तो ये भी इंटरेक्शन हो गया। तो ऑडियंस से इंटरेक्ट भी हमें करना चाहिए। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, कि हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो एकदम टाइम ओरिएंटेड हो, कि अगर हमें आधे घंटे का टाइम दिया है तो वो आधे घंटे पे ही ख़त्म हो, ना ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो ना ज़्यादा लेट ख़त्म हो। तो इसीलिए टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा सा होना चाहिए। उसके बाद लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़, मतलब कि जो भी आइडिया हम प्रेजेंट करने वाले ना उसका लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हो। यानी कि ऐसा ना बोले हम कि भाई मैं तो एक आइसक्रीम, जैसे कि मैं खाता हूँ चोकोबार, क्या आप भी चोकोबार खाते हैं, मैं बोलूँगा कि एक कंपनी है बड़ा लाल, जो भी कंपनी का नाम है, हैव मोर मान लो, एक कंपनी है हैव मोर, और उसके अंदर बहुत सारी आइसक्रीम्स बनती हैं। उन सारी आइसक्रीम्स का मैं नाम बताऊंगा, फिर उन आइसक्रीम्स में से एक आइसक्रीम की मैं बात करूंगा कि मैं तो जी उसको चोकोबार खाता हूँ, मेरे को चोकोबार बहुत अच्छी लगती है। लेकिन चोकोबार, फिर मैं चोकोबार के बारे में बोलने लग जाऊंगा, यानी कि लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से हम आएंगे, धीरे धीरे करके आएंगे। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन होना चाहिए कि जो भी हमने पूरी प्रेजेंटेशन बताई उसका जो कंक्लूजन है वो एकदम स्ट्रॉन्ग हो, कि लोग एकदम कुछ समझे कि इस पूरी प्रेजेंटेशन से कुछ कंक्लूड हो रहा है। यानी कि जैसे मैंने पूरी बता दिया इस बारे में कि चॉकलेट ऐसी होती है, इसके ये फ़ायदे होते हैं, इसके ये नुकसान होते हैं, लास्ट में बताऊं कि इन सब चीज़ों के बावजूद भी ऐसा ऐसा है, तो हम उस पूरी प्रेजेंटेशन को लास्ट में कुछ मिनट्स में कंक्लूड करें। उसका इंपॉर्टेंस क्या है इफेक्टिव प्रेजेंटेशन की। इफेक्टिव प्रेजेंटेशन की इंपॉर्टेंस है सबसे पहले तो इम्प्रूव कम्युनिकेशन, कि अगर एक प्रेजेंटेशन इफेक्टिव होगी ना तो लोगों के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लियरली और कॉन्फिडेंटली हम शेयर कर पाएंगे, जिससे कि अंडरस्टैंडिंग स्पीकर और ऑडियंस के बीच में इम्प्रूव होगी। उसके बाद बिल्ड कॉन्फिडेंस, कि जो प्रेजेंटेशन है वो पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स को हमारी इम्प्रूव करता है, जिससे कि क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी इंक्रीज होता है। उसके बाद हेल्प इन एजुकेशन एंड बिजनेस, ये प्रेजेंटेशन जो है वो क्लासरूम, ऑफिस और मीटिंग्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल है। इससे क्या होता है, हम अपने आइडिया और इन्फॉर्मेशन को एक बेटर वे में क्या कर पाते हैं, एक्सप्लेन कर पाते हैं। अब इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता ही है कि अपने आंसर के लास्ट में हमें क्या लिखना होता है, एक कंक्लूजन लिखना होता है। तो कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे कि एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन क्या है, जो कि क्लियर, ऑर्गेनाइज्ड और इंटरेस्टिंग हो, जिसकी गुड प्रिपरेशन हमने करी हो, कॉन्फिडेंस हो जिस पे हमें, और प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ हम उसको प्रेजेंट कर रहे हो, तो अभी वो सक्सेसफुल और मीनिंगफुल होगी और एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन कहलाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स, कि कम्युनिकेशन के बैरियर्स क्या है, एग्जांपल के साथ बताओ। अब देखो सबसे पहले हमें पता ही है आंसर में हम क्या लिखते हैं, एक इंट्रोडक्शन लिखते हैं। अब इंट्रोडक्शन में इसमें हम बताओ कम्युनिकेशन के बारे में लिखेंगे इंट्रोडक्शन में, या फिर एक कम्युनिकेशन बैरियर्स के बारे में। अब इसमें बात करनी है हमें कम्युनिकेशन के बैरियर्स के ऊपर, तो इंट्रोडक्शन में भी हम किसके बारे में बताएंगे, कम्युनिकेशन बैरियर्स के बारे में। अब देखो कम्युनिकेशन बैरियर क्या होते हैं। कम्युनिकेशन बैरियर्स आर द प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टेकल्स दैट स्टॉप कम्युनिकेशन फ्रॉम बिकमिंग क्लियर एंड इफेक्टिव, यानी कि ऐसी प्रॉब्लम या फिर ऐसे ऑब्स्टेकल जो कि कम्युनिकेशन को क्लियर और इफेक्टिव होने में रोकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम, कम्युनिकेशन बैरियर। अब ये बैरियर जो होते हैं ये क्या क्रिएट करते हैं, ये मिसअंडरस्टैंडिंग और कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं लोगों के बीच में, यानी कि सेंडर और ऑडियंस के बीच में। अब कम्युनिकेशन बैरियर जो है ना वो पर्सनल, सोशल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स को इफेक्ट कर सकते हैं नेगेटिवली। अब वेरियस बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, यानी कि बैरियर्स होते क्या हैं। सबसे पहला फिजिकल बैरियर, यानी कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो और वहाँ पे आसपास बहुत तेज शोर हो रहा है, यानी कि डीजे बज रहा है एक तरीके से, तो आपकी बात उसे सही से सुनाई नहीं देगी। अब हम शादी में जा रहे हैं और बैंड बज रहा है बारात में बहुत तगड़ा वाला, अब आपको बोलना है कुछ किसी को, अपने परिवार वाले को, लेकिन उन्हें सुनाई नहीं दे रहा, क्यों, क्योंकि आसपास बैंड का इतना शोर हो रहा है कि आवाज़ ही नहीं जा पा रही आपकी। तो ये क्या हो गया, फिजिकल बैरियर हो गया। उसके बाद लैंग्वेज बैरियर,
यानी कि कोई चाइनीज़ अगर आ गया इंडिया में तो चाहे कितनी भी शांति में बैठ के बात कर लो, तुम उसे समझ नहीं पाओगे जब तक तुम्हें चाइनीज़ नहीं आती। तो ये कौन सा बैरियर हो गया? लैंग्वेज बैरियर। यानी कि हम उसे बोल रहे हैं हिंदी में कि भाई मेरा नाम सुमित है, वो बोल रहा है चाइनीज़ में हूँ सुंग सुंग सांग सुंग। तो ये सारी चीज़ें किस में आती है? लैंग्वेज बैरियर में। उसके बाद तीसरा क्या होता है? साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर मतलब कि स्ट्रेस, एंगर या फिर डिप्रेशन जो कि क्लियर कम्युनिकेशन में हमें रोकता है। यानी कि सामने वाला हमें किसी और इंटेंशन से कह रहा है, लेकिन हमें अपनी साइकोलॉजिकल स्टेट की वजह से उसको कुछ हम और ही तरीके से ले रहे हैं। जैसे कि किसी ने मुझसे बोला कि यार थोड़ा ना शांत रहा कर, आजकल ना तेरा मतलब थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आ रहा है। लेकिन मेरे को आज मेरा उसे पता नहीं है कि मेरे साथ क्या चल रहा है, लेकिन मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से मेरे को गुस्सा आ रहा है, मैं इरिटेट बहुत जल्दी हो जा रहा हूँ। तो अगर कोई मेरे को ऐसा बोलेगा मैं तो और इरिटेट हूँ, अबे तेरे को क्या हो रहा है, मेरे को गुस्सा आ रहा है, तो तू क्यों बता रहा है मेरे को, तू क्यों ज्ञान दे रहा है, ये सब हो गया। उसके बाद कल्चरल बैरियर, यानी कि बहुत सारे कल्चर में अलग अलग वैल्यू और बिलीफ होते हैं जिससे कि मिसअंडरस्टैंडिंग कॉज होती है। जैसे कि अगर आप अमेरिका या फिर वहाँ के जो लोग हैं उन्हें बोलोगे कि आप ना लोगों को दफनाया मत करो कॉफिन में, आप एक काम करो उन्हें जला दिया करो, तो यहाँ पे वो बोलेंगे यार कैसे पागल आदमी है, तुम भी दफनाया करो। वो हमसे बोलेंगे कि तुम दफनाया करो, हम उनसे बोलेंगे कि तुम जलाया करो। तो ये एक कल्चरल बैरियर हो जाएगा कि हमारे बिलीफ और हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट है, जिससे कि मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। उसके बाद क्या आता है? सिमेंटिक बैरियर्स। सिमेंटिक बैरियर्स क्या होते हैं? यानी कि ऐसे वर्ड जो सेम ही वर्ड की अलग अलग मीनिंग हो। जैसे कि मैंने बोला कि यार बैंक जाना है मेरे को, तो अगर मेरा कोई दोस्त है भाई जो एकदम खुले विचारों का है, जिससे कि घूमना फिरना पसंद है, तो वो मेरे से बोलेगा भाई भाई मैं भी बैंक चलूँगा, मैं भी बैंक चलूँगा। मैं कहूँगा यार बैंक में तेरा क्या काम है? वो बोलेगा नहीं नहीं मेरे को भी घूमना है। मैं कहूँगा चल ले फिर। अब मैं उसे ले गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, SBI में ले गया। वो बोलेगा यार तू इस बैंक की बात कर, मेरे को लगा तू रिवर बैंक की बात कर रहा है, नदी किनारे की बात कर रहा है, मैं तो वहाँ घूमने आना चाहता था। तो ये कौन से बैरियर हो गए? सिमेंटिक बैरियर्स। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, यानी कि स्ट्रिक्ट रूल, ब्यूरोक्रेसी या फिर कम्प्लेक्स हायरार्की जिससे कि कम्युनिकेशन स्लो डाउन हो सके। अब जैसे किसी कंपनी में आपके पास कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई कि भाई हमारी कंपनी का ना एक आदमी किसी दूसरी कंपनी के साथ हमारे सीक्रेट्स ट्रेड कर रहा है, मतलब कि वहाँ से पैसे लेके हमारे सीक्रेट उन्हें बता रहा है। अब आप चाहते हो कि आप अपनी कंपनी के टॉप हेड को बता दो, यानी CEO को या फिर किसी और व्यक्ति को जो उससे सीनियर है उसे बता दो, लेकिन उस तक पहुंचने में आपको बहुत रोक टोक है कि भाई तुमने अपॉइंटमेंट लिया तो मैं ऐसे नहीं मिल सकते उनसे, ये तो वो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर हो गया। उसके बाद आता है टेक्नोलॉजिकल बैरियर, यानी कि आप किसी से बात कर रहे हो और बात करते करते आपका नेट चला गया, तो क्या होगा? आपकी बात में बैरियर आ जाएगा, आप कह नहीं पाओगे उसे या फिर कट कट के आवाज़ जाएगी। तो ये कौन सा बैरियर होता है? ये होता है टेक्नोलॉजिकल बैरियर। उसके बाद आता है एटीट्यूडिनल बैरियर, यानी कि अगर आप इससे बात करना चाहते हो और सामने वाला फुल एटीट्यूड में क्या मेरे को तेरे से बात करनी ही नहीं है, तू मेरे को क्या ही बता देगा ऐसा जो मेरे को नहीं आता। यानी कि जैसे आप हो जैसे 12वीं क्लास में या फिर आप अभी ग्रेजुएशन ही कर रहे हो, मान लो आपको 5th क्लास का बच्चा आपसे बोलेगा कि यार तुम्हें पता है मैं तुमसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ, तो आप भी बोलोगे भाई क्या पागल आदमी है, ये मेरे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है। तो वहाँ पे एक एटीट्यूड, वो आपको कर कुछ बताने की कोशिश भी करेगा, फिर आप उस पर ध्यान भी नहीं दोगे, तो यहाँ पे एटीट्यूडिनल बैरियर आ गया। उसके बाद वही बैरियर जो मैंने आपको बताया, कौन कौन से बैरियर थे? फिजिकल बैरियर, लैंग्वेज बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, कल्चरल बैरियर, सेमेंटिक बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, टेक्नोलॉजिकल बैरियर या फिर एटीट्यूडिनल बैरियर। अब इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास टाइम कम है और आप किसी भी सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ना चाहते हो कम टाइम के अंदर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करना चाहते हो जिससे कि आप कम टाइम में अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे, तो इसके लिए सिंपली आपको यूट्यूब पे जाना है और बीरे स्टडी पॉइंट सर्च करना है, या फिर आपका जो सब्जेक्ट है वो नाम सर्च कीजिए और लास्ट में डाल दिए बीरे स्टडी पॉइंट, तो आपके सामने हमारा चैनल शो हो जाएगा जैसे कि आप देख सकते हो। और यहाँ पर जितने भी जो सब्जेक्ट हैं, मैक्सिमम सब्जेक्ट के हमने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए, आप वहाँ से जाके वीडियो को आसानी से देख सकते हो। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ आपको एग्जाम में किस तरीके से लिखना होता है, इसके बारे में भी हमने इस वीडियो में डिटेल में बताया है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा जिससे कि आपको ये आइडिया हो जाए कि एग्जाम में आपको किस तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट करना है, जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर पाओगे अपने एग्जाम में। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आपको हमारी किसी भी वीडियो को ओपन करना है, देन आपको जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो यहाँ पर हमने आपको प्रोवाइड किया है हमारे वेबसाइट का लिंक। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करते हो देन आपके सामने हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी जो कि कुछ इस तरीके की दिखती है। इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको क्लास 12 से लेकर ग्रेजुएशन तक और यहाँ तक कि DLED के भी नोट्स मिलते हैं। तो आपको DUSL के नोट्स अगर डाउनलोड करने हैं तो सिंपली आपको यहाँ पर DUSL के जो नोट्स है
इसके लिंक पर क्लिक करना है। जैसे आप लिंक पर क्लिक करते हो उसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है आपका सेमेस्टर कौन सा है। लेट्स सपोज हम 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो हम 4th सेमेस्टर पर क्लिक करेंगे। हमको 4th सेमेस्टर के नोट्स चाहिए। तो जैसे आप 4th सेमेस्टर पर क्लिक करते हो इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जितने भी सब्जेक्ट अवेलेबल है, यहाँ पर आप उनके नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको हिंदी मीडियम के नोट्स चाहिए तो आप हिंदी मीडियम नोट्स पर क्लिक करोगे। अगर आपको इंग्लिश मीडियम के चाहिए तो आप इंग्लिश मीडियम नोट्स पर क्लिक करोगे। लेट्स सपोज हम डाउनलोड करने वाले हैं पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन इंडिया इसके नोट्स को, और ये हमें चाहिए हिंदी मीडियम में, तो हम यहाँ पर हिंदी मीडियम पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप जैसी लिंक पर क्लिक करते हो तो आपके सामने एक पेमेंट पेज ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके का। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, पे एंड डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करना है। और जैसा कि आप देख सकते हो जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल है। अगर आप कंपेयर करो अदर यूट्यूबर्स के मुकाबले तो उनके जो नोट्स होते हैं वो 200 से 300 के होते हैं, लेकिन वही हम आपको ओनली 49 रुपीज़ में ये नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो नोट्स हैं इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो अभी तक आपके एग्जाम में अलग अलग ईयर में अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। वो सारे के सारे क्वेश्चंस इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं, और इसके जो आंसर्स हैं वो टू द पॉइंट है। अगर आप इन आंसर्स को अपने एग्जाम में लिख कर आते हो तो आप डेफिनेटली अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमें ये कमेंट करते हैं कि आप नोट्स को फ्री कर दीजिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम खुद भी चाहते हैं कि हम आपको नोट्स फ्री में प्रोवाइड करें, लेकिन अभी हमारा जो चैनल है वो उतना बड़ा नहीं है अदर्स यूट्यूबर्स के मुकाबले। अगर आप उनके कंपैरिजन करोगे तो उनके जो जो सब्सक्राइबर्स होते हैं वो 1-2 लाख सब्सक्राइबर्स होते हैं, और उनके जो व्यूज़ आते हैं वो 50,000 लाख व्यूज़ आते हैं। और मैं आपसे वादा करता हूँ अगर हमारे सब्सक्राइबर्स होते हैं वो 1 से 2 लाख भी पहुँचते हैं और हमारे वीडियो पर 50,000 30,000 भी व्यू आते हैं तो हम आपके लिए नोट्स को फ्री कर देंगे। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है नॉलेज बांटने से बढ़ती है, और आपका ये सपोर्ट ही हमारी ताकत है। और 49 रुपीज़ बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है और आप इजीली इसे परचेज़ कर सकते हो, इतना महंगा नहीं है। और आप खुद सोचिए, आप किसी सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स चाहते हो वो भी 49 रुपीज़ में, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि पैसे बचाने के चक्कर में सेमेस्टर रिपीट कर देते हैं। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा और मैं यही प्रे करूँगा कि आपके जो सेमेस्टर है उसमें अच्छे मार्क्स आएँ, तो आप हमारी PDF को परचेज़ कर सकते हो, वो भी 49 रुपीज़ में। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है, मैं सच में बता रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से आप हमारे नोट्स को ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है लीडरशिप, टीम बिल्डिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की व्हाट इज अ कॉन्फ्लिक्ट, डिस्क्राइब विद एन एग्जांपल फ्रॉम योर लाइफ द फेसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट गोज थ्रू। यानी कि कॉन्फ्लिक्ट क्या है, एक एग्जांपल दो अपनी लाइफ से और फेसेस जिसके द्वारा कॉन्फ्लिक्ट गुजरता है, या फिर टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पर शॉर्ट नोट बताओ। अब इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कहाँ मिलेगा, हमारी PDF नोट्स में मिलेगा, जिसका लिंक आपको पता ही है कहाँ है, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन अ ग्रुप एंड अ टीम, डिस्कस हाउ इंटरपर्सनल स्किल्स हेल्प बिल्ड अ टीम, या फिर राइट शॉर्ट नोट ऑन लीडरशिप एंड टीम वर्क। कि एक ग्रुप और एक टीम में क्या डिफरेंस है। ग्रुप में भी बहुत सारे लोग होते हैं और टीम में भी बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन उनमें डिफरेंस क्या होता है, या फिर कैसे इंटरपर्सनल जो स्किल्स हैं वो हमें एक टीम बनाने में हेल्प करती है। या फिर कैसे पूछ सकते हैं कि लीडरशिप और टीम वर्क में शॉर्ट नोट लिखो। अब इस आंसर को कराने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर अभी तक हमारी वीडियो देख रहे हो और आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि व्यूज़ तो सब देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। एक वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर इसी बात पे, साथ साथ ही और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना जिनका सेम सब्जेक्ट है। तो इसका आंसर देखते हैं। इसके आंसर में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबको पता है इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, अ ग्रुप एंड अ टीम आर बोथ मेड अप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर बट दे आर डिफरेंट इन गोल एंड कोऑपरेशन। कि जो ग्रुप है और जो टीम है दोनों ही ऐसे लोगों से मिलकर बनता है जो साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आता है, गोल्स और कोऑपरेशन में आता है। जो ग्रुप है ना वो इंडिविजुअल वर्क पे फोकस करता है, जबकि जो टीम है वो एक साथ काम करके कॉमन गोल अचीव करने के लिए काम करती है। यानी कि जो ग्रुप है वो किसी एक इंडिविजुअल के काम पे फोकस करता है, जबकि जो टीम है वो एक कॉमन गोल पे जो सबके लिए है उस पर फोकस करता है। अब जो लीडरशिप और इंटरपर्सनल स्किल है वो वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, एक सक्सेसफुल टीम को बिल्ड करने के लिए। कैसे, अब देखो डिफरेंस देखो, ग्रुप जो है वो कलेक्शन ऑफ पीपल वर्किंग इंडिविजुअली, मतलब कि बहुत सारे लोग तो हैं लेकिन वो अपना इंडिविजुअल काम कर रहे हैं। यानी कि जैसे हम एक क्लास में बैठे हैं, 4 बच्चे हैं, चारों अपना अपना पेपर कर रहे हैं, ये क्या हो गया, इंडिविजुअल ग्रुप हो गया। यानी कि ग्रुप हो गई क्लास, यानी कि 11th B है, ये सारे बच्चे अपना अलग अलग काम कर रहे हैं। और टीम क्या हो गया, टीम इज अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर फॉर अ कॉमन गोल और मेंबर्स कोऑपरेट एंड सपोर्ट ईच अदर। यानी कि उसी स्कूल में जो टीचर्स हैं वो सब क्या एक तरीके से टीम, यानी वो कॉमन गोल की तरफ काम कर रहे हैं, क्या कि हमें बच्चों को पढ़ाना है।
तो वो एक दूसरे के साथ कॉपरेट भी करते हैं। जैसे किसी दिन कोई एब्सेंट है तो उसका एब्सेंट पीरियड या फिर उसका पीरियड ले लेते हैं कोई दूसरा टीचर, तो सपोर्ट भी करते हैं और कॉपरेट भी एक दूसरे से करते हैं। उसके बाद ग्रुप क्या है, कम्युनिकेशन इन ग्रुप इज़ वेरी यूजुअली लिमिटेड, मेंबर्स मोस्टली फोकस ऑन देयर ओन टास्क, यानी कि जो बच्चे हैं वो एक दूसरे से उतनी बात उस पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, एक दूसरे के काम पे अपने काम में ही मगन रहेंगे। जबकि जो टीम है उसमें जो ओपन और एक्टिव कम्युनिकेशन होती है, जो मेंबर है वो रेगुलरली आइडियाज शेयर करते हैं और इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। जो ग्रुप मेंबर होते हैं वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं और इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने काम के लिए। जबकि जो टीम मेंबर होते हैं वो क्या करते हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, जो फ्यूचर में सक्सेस या फेलियर उन्हें मिलेगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी शेयर करते हैं। उसके बाद जो लीडरशिप है वो क्या होती है, वो ग्रुप में यूजुअली एक ही आदमी के पास होती है, यानी कि ग्रुप है उसमें एक ही मॉनिटर होगा क्लास में, तो उसी के पास लीडरशिप रहेगी। जो डिसीजन होते हैं वो भी मोस्टली क्या कौन लेता है, लीडर लेता है। लेकिन जो टीम है उसमें क्या होती है, लीडरशिप कोऑपरेटिव होती है। जो मेंबर है वो मीटिंग करके डिसीजन मेकिंग करते हैं। अब जो ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन होता है ना वो बहुत कम होता है ग्रुप में, यानी कि क्लास में एक मॉनिटर होता है, बच्चे कितना चिढ़ते हैं उससे कि यार ये कैसा मॉनिटर है, चुगली कर देता है ये, तो वो सब। तो जो मेंबर होते हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, अच्छे से नहीं करते। लेकिन जो टीम होती है उसमें जो ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। जो टीम मेंबर होते हैं वो एक दूसरे पे अच्छे से डिपेंड होते हैं सक्सेस के लिए। अब एग्जांपल देखो, जो ग्रुप का एग्जांपल है वो है स्टूडेंट सिटिंग इन सेम क्लासरूम बट डूइंग सेपरेट वर्क, जैसे कि मैंने बताया था। लेकिन टीम का इसमें एग्जांपल रख दिया गया है। इसमें टीम का एग्जांपल क्या लिखा गया है कि प्लेयर्स वर्किंग टुगेदर टू अ फुटबॉल टीम टू विन अ मैच। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे आपका एग्ज़ाम खत्म होते हैं उसके बाद आप इस वीडियो पर दोबारा आया कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको हमारी इस एनिमेशन वीडियो से कितनी हेल्प मिली और हमारे बताए गए क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में एग्जैक्टली देखने को मिले। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए कि जैसे ही आपका ये एग्ज़ाम खत्म हो उसके बाद आपको क्या करना है। जैसे आप गेट से बाहर निकलते हो या फिर ट्रैवल करते हो मेट्रो में, रिक्शे में, बस में, ऑटो में, आप क्या कीजिए, इस वीडियो को दोबारा ओपन कीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको हमारी इस एनिमेशन वीडियो से कितनी हेल्प मिली और कितने क्वेश्चन आए एग्जैक्टली जो हमने आपको बताया, क्योंकि आपका ये छोटा सा फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होता है और आपके यही छोटे छोटे फीडबैक हमें आगे की वीडियोस बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। और इसके साथ ही अभी आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और आप एग्ज़ाम से कितने दिन पहले ये वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताया कीजिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो किस डेट को है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सिर्फ अपना एग्ज़ाम बताते हैं इस डेट को है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी एग्ज़ाम की डेट शीट कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए विद डेट विद कंप्लीट एग्ज़ाम नेम, जिससे कि हम आपके लिए आगे की वीडियो अच्छे से बना सकें। अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट चाहिए तो नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नोट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस बनाने के लिए। और जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता ही होगा, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट की वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत और 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को ला सकें। और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखो, इंटरपर्सनल स्किल और टीम बिल्डिंग। इंटरपर्सनल स्किल में क्या आता है, कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि हम कितने अच्छे से सामने वाले से आइडियाज शेयर कर सकते हैं या फिर उनकी बात को कितने अच्छे से समझ सकते हैं, अपनी बात को उन्हें कितने अच्छे से समझा सकते हैं। इससे क्या होता है, कन्फ्यूजन कम होती है और कोऑपरेशन बढ़ता है। जिससे क्या होता है, जो टीम वर्क है वो स्ट्रॉन्गर और ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। लिसनिंग स्किल, कि हम सामने वाले को कितनी रिस्पेक्ट से सुन रहे हैं, उनके ओपिनियंस पर कितना ध्यान दे रहे हैं, उनके आइडियाज़ पर कितना ध्यान दे रहे हैं। इससे क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती है और मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड किया जा सकता है और एक पॉजिटिव टीम इन्वायरमेंट बनता है। कोऑपरेशन एंड सपोर्ट क्या होता है, अब इंटरपर्सनल स्किल जो है वो हमें सिखाती है कि सब व्यक्ति जो एक साथ काम कर रहे हैं उन्हें एक दूसरे की हेल्प भी करना चाहिए। जो टीम मेंबर है वो एक दूसरे को सपोर्ट करना सीखते हैं और एक दूसरे की प्रॉब्लम और चैलेंजेस में उनको सपोर्ट करते हैं। इससे जो टीम वर्क और ट्रस्ट है वो क्या होता है, इम्प्रूव होता है। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्किल, अब ये भी एक इंटरपर्सनल स्किल है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि टीम्स में जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो बहुत कॉमन होते हैं।
लेकिन तो पीपल के डिफरेंट ओपिनियन होते हैं क्योंकि। तो इंटरपर्सनल स्किल क्या हेल्प करती है कि ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स को हम पीसफुली डिस्कशन या फिर अंडरस्टैंडिंग के थ्रू सॉल्व कर सकें, जिससे कि टीम में यूनिटी बनी रहे। उसके बाद ट्रस्ट बिल्डिंग, ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट और गुड बिहेवियर क्या करता है, ट्रस्ट अमंग टीम मेंबर बिल्ड करता है, यानी कि टीम मेंबर्स के बीच में ट्रस्ट बिल्ड करता है। ट्रस्ट से क्या होता है, हमारी रिलेशनशिप और टीम वर्क जो है वो और इम्प्रूव होता है। अब एक जो टीम है जो एक दूसरे से ज़्यादा, जो एक दूसरे पर ट्रस्ट अच्छे से करती है, वो एक काम भी इफेक्टिवली करेगी। उसके बाद है मोटिवेशन एंड इनकरेजमेंट, कि एक पॉजिटिव इंटरपर्सनल स्किल क्या करता है, लीडर्स को हेल्प करता है और मेंबर्स को हेल्प करता है एक दूसरे को मोटिवेट करने में, इनकरेजमेंट करने, उनको इनकरेज करने में। इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और टीम परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होती है और एक फ्रेंडली वर्किंग एनवायरनमेंट बनता है। उसके बाद लीडरशिप एंड टीम वर्क। अब मीनिंग ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप के मीनिंग क्या होता है, लीडरशिप का मतलब होता है गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग पीपल टू अचीव गोल्स, कि अपने टीम के लोगों को गाइड करना या मोटिवेट करना अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए। एक जो गुड लीडर होता है वो क्या करता है, अपने टीम मेंबर्स को सपोर्ट भी करता है और उनको हेल्प भी करता है काम करने में एक साथ। अब तो इससे जो लीडरशिप है ना, वो क्या होता है, टीम परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क, कि टीम वर्क क्या करता है, लोगों को टास्क को इफेक्टिवली और क्विकली खत्म करने में हेल्प करता है, जिससे क्या होता है, कॉपरेशन बढ़ता है, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी बढ़ती है और गुड टीम वर्क लीड टू सक्सेस। अब एक गुड लीडर की क्वालिटीज क्या होती हैं, अ गुड लीडर शुड बी कॉन्फिडेंट, रिस्पॉन्सिबल एंड ऑनेस्ट, यानी कि कॉन्फिडेंट होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और ऑनेस्ट होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए और अपनी टीम मेंबर्स को मोटिवेट करना आना चाहिए। इससे क्या होगा, टीम में क्या होगा, यूनिटी और डिसिप्लिन बना रहेगा। अब बेनिफिट ऑफ टीम वर्क क्या होता है, कि टीम वर्क में काम करने से जो वर्कलोड है वो कम हो जाता है और एफिशिएंसी हमारे वर्क की इम्प्रूव होती है। अब लोग क्या करते हैं, अपने आइडिया शेयर करते हैं मेंबर और प्रॉब्लम्स को एक साथ सॉल्व करते हैं। इससे क्या होता है, रिलेशनशिप जो होती है उनके बीच में वो और ज़्यादा बढ़िया हो जाती है और ज़्यादा बेटर हो जाती है। अब टीम बिल्डिंग में लीडरशिप का क्या रोल है, कि जो लीडर होते हैं वो टीम मेंबर को डिसिप्लिन और कोऑपरेशन को मेंटेन करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ये उन्हें किस चीज़ में इंकरेज करते हैं कि मेंबर एक साथ मिलकर कॉमन गोल्स की तरफ काम करें। तो जो गुड लीडरशिप होती है वही एक टीम को सक्सेसफुल बनाती है। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, एक कोऑर्डिनेशन किस में हेल्प करता है, कि टीम मेंबर एक प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करें। तो जो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है वो क्या अवॉइड करता है, कन्फ्यूजन, और इम्प्रूव करता है क्या, टीम वर्क, जिससे कि प्रोडक्टिविटी और सक्सेस इंक्रीज होती है। आप देख रहे हैं मेरा चैनल बीरे स्टडी पॉइंट, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे यूनिट 5 का वेरियस नेगोशिएशन स्ट्रेटजीज विद रिलेवेंट एग्जाम्पल, यानी कि नेगोशिएशन स्ट्रेटजीज बताओ किसके साथ, एग्जाम्पल्स के साथ बताओ। या फिर और कैसे पूछ सकते हैं, एन्यूमरेट अ फ्यू नेगोशिएशन स्ट्रेटजीज फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि नेगोशिएशन स्ट्रेटजी किसके साथ, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के साथ हमें बताओ। या फिर वेरियस सेलिंग स्ट्रेटजीज क्या है, दो एग्जाम्पल के साथ बताओ। या फिर शॉर्ट नोट दो किस पे, सेलिंग स्किल्स, सेलिंग टू कस्टमर्स। या फिर शॉर्ट नोट्स बताओ किस पे, नेगोशिएशन स्किल्स पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कहाँ मिलेगा, हमारे पीडीएफ नोट्स में मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां जाके आप पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और उस नोट्स में, उस पीडीएफ नोट्स में आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे और भी समरी मिल जाएगी, चैप्टर के कुछ नोट्स मिल जाएंगे, इससे कि आप इस पेपर को और आसानी से कर पाओगे। अब आपके लिए ये सारी चीज़ें तैयार करने में, इन सारी चीज़ों को ढूंढने में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करने में हमें बहुत टाइम लगता है और बहुत मेहनत भी लगती है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, जिनका सेम सब्जेक्ट का पेपर है, सभी सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर देना, ताकि वो भी इस सब्जेक्ट को अच्छे से पास कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कमेंट में जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी और अगली वीडियो किस टॉपिक पर या फिर किस सब्जेक्ट पर हम बनाएं, ये भी बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय।